वंदे मातरम साथियों, आप सभी का कर्तव्य आईएएस स्टडी में स्वागत है। आज कर्तव्य आईएएस स्टडी आपके लिए करंट अफेयर्स के कुछ अति महत्वपूर्ण प्रश्न लेकर आए हुए हैं, जो आपके आने वाली आगामी परीक्षाओं के लिए सभी के लिए अति महत्वपूर्ण प्रश्न हैं। इनमें हम देखेंगे कि कौन से जो वर्तमान में करंट अफेयर्स की घटनाएं हुई हैं और जो महत्वपूर्ण प्रश्न हैं उनको हल करने का प्रयास करेंगे। और चाहे आपका एमपीपीएससी हो, चाहे आपका पटवारी हो, चाहे एमपी टेट आदि के सभी एग्जामों के लिए ये प्रश्न जो है बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। तो आइए मित्रों, हम आज के करंट अफेयर्स के जो 15 इसमें क्वेश्चंस हैं, जो आपके इसमें जो आपके इसमें 15 क्वेश्चंस हैं, 15 क्वेश्चंस हैं। उन 15 क्वेश्चंस को इसमें इस आज के सेशन में आपको कितने 15 क्वेश्चंस मिलेंगे, उनको जो है हम सॉल्व करने का प्रयास करते हैं दोस्तों। चलिए आइए आज का देखते हैं कि पहला प्रश्न क्या है। तो पहला आपका जो प्रश्न है, जो पहला आपका जो प्रश्न है, चलिए आज का पहला प्रश्न देखते हैं। आपका प्रश्न, पहला प्रश्न जो है मित्रों, वो है, क्या है पहला प्रश्न, कि भारत के 50वें मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में नियुक्त किया गया है। क्या है आपका प्रश्न, कि भारत के 50वें मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। तो इसमें आपके ऑप्शन है मित्रों, पहला है आपका यूयू ललित, यूयू ललित जी हैं। फिर आपका है डीवाई चंद्रचूड़, बी ऑप्शन है आपका। सी है रंजन गोगोई, और डी ऑप्शन है एनवी रमन जी। तो मित्रों इसमें से आपका कौन सा प्रश्न प्रश्न का उत्तर सही है, कौन सा इसमें सही है? तो इसमें आपका बी ऑप्शन सही है। डीवाई चंद्रचूड़ जी को भारत का डीवाई चंद्रचूड़ जी को भारत का 50वां मुख्य न्यायमूर्ति नियुक्त किया गया है। क्या है, इनको नियुक्त किया गया है। और इसका दूसरे प्रकार से प्रश्न बनता है दोस्तों, एक ये प्रश्न बन सकता है कि इनने स्थान किसका लिया, यानी 49वें जो अपने 49वें जो मुख्य न्यायमूर्ति थे, कौन से 49वें मुख्य जो न्यायमूर्ति थे वो कौन थे? वो यूयू ललित जी थे। इनने डीवाई चंद्रचूड़ जी ने किसका स्थान लिया? यूयू ललित जी का। तो हमारा आज का प्रश्न है कि 50वें मुख्य न्यायमूर्ति के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो वो किया गया है डीवाई चंद्रचूड़ जी को। डीवाई चंद्रचूड़ जी, डीवाई चंद्रचूड़ जी इससे पहले जो है आपके प्रयागराज के प्रयागराज की जो हाई कोर्ट है, प्रयागराज के हाई कोर्ट के भी मुख्य न्यायमूर्ति रहे हैं। किससे रहे ये? मुख्य न्यायमूर्ति रहे हुए हैं, न्यायमूर्ति रहे हुए हैं। चलिए मित्रों, नेक्स्ट प्रश्न की ओर चलते हैं। हमारा आज का नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? हमारा आज का नेक्स्ट जो प्रश्न है वो कह रहा है कि भारत ने भारत ने स्वयं को विकसित राष्ट्र घोषित कब तक का लक्ष्य रखा है? भारत जो है अपना विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य कब तक का रखा हुआ है? कब तक का रखा हुआ है? किसने? भारत ने स्वयं को विकसित होने का जो लक्ष्य रखा है वो आपका ऑप्शन पहला ये है 2047, वर्ष 2046, वर्ष 2050 या वर्ष 2048। तो इसका पहला ऑप्शन जो आपका है वो क्या है? इसका सही आंसर है वर्ष 2047 तक। कब तक का रखा गया है? वर्ष 2047 तक रखा गया है। हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी ने हमारे जो माननीय प्रधानमंत्री जी ने 15 अगस्त 2022 को लाल किले की प्राचीर से इसकी घोषणा की। कहां से?
लाल किले की प्राचीर से कब? 15 अगस्त 2022 को। ये भी आपका प्रश्न बन सकता है कि भारत ने विकसित राष्ट्र बनने का लक्ष्य जो रखा हुआ, इसकी घोषणा कब की थी? तो कब की थी भारत ने? 15 अगस्त 2022 को। ठीक है मित्रों, इसमें माननीय मोदी जी ने इसमें 5 प्रण दिए थे। क्या दिए थे? 5 प्रण का भी जिक्र किया हुआ था, जो आप लोग जानते होंगे, जिसमें इसमें था कि नागरिकों के कर्तव्य हैं, एक इसमें दूसरा था कि विविधता में एकता को सुनिश्चित करना, और तीसरा जो आपका था कि जो है गुलामी की दास्ता से छुटकारा या निपटान पाना आदि इसके 5 प्रणों में से हैं। चलिए मित्रों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? हमारा जो नेक्स्ट प्रश्न है कि माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 5 प्रण दिए, जो निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है? तो हमें इसमें क्या छांटना है कि कौन सा नहीं है। तो इसमें पहला जो आपका ऑप्शन है वो क्या हुआ है कि दास्ता के निशान मिटाना। हमने आपको अभी बताया था कि यह है। दूसरा है अपनी विरासत पर गर्व करना, ये भी आपका है। तीसरा जो आपका ऑप्शन है, तीसरा क्या है कि नागरिक कर्तव्यों का पालन करना, ये भी आपका है। और इसमें चौथा क्या है कि विविधता में एकता सुनिश्चित नहीं करना, ये आपका ऑप्शन हो जाता है, क्योंकि विविधता में एकता सुनिश्चित करना नहीं है। क्या है। तो हमारा इसका सही आंसर क्या होगा कि प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए 5 प्रण दिए हैं, जो निम्नलिखित में से नहीं है। तो इसका आंसर डी हो जाता है। कौन सा हो जाता है आपका आंसर? इसका डी हो जाता है। कौन सा आंसर सही है? डी आंसर सही हो जाता है। चलिए मित्रों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि प्रधानमंत्री द्वारा कहां पर राष्ट्रीय प्रतीक अशोक स्तंभ का अनावरण किया गया? क्या किया गया कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा कहां पर राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया गया है? तो हमारा क्या है इसमें ऑप्शन? हमको ढूंढना है कि राष्ट्रीय प्रतीक। तो आपको सभी को पता है कि भारत का जो राष्ट्रीय प्रतीक है वो अशोक स्तंभ है। और ये जो अशोक स्तंभ है, ये कहाँ से लिया गया था? सारनाथ से लिया गया था। किससे? सारनाथ से लिया गया था, जो कि मौर्य शासक अशोक ने बनवाया था। किसने? अशोक ने बनवाया था। तो इसमें हमारा सही आंसर किसका क्या होगा, बताइए आप लोग। इसमें से हमारा सही होगा कि जो है नई संसद भवन के छत पर लगाया गया था। किस पे? इसका जो सही आंसर है हमारा नई संसद भवन की छत पर, जिसे आप सेंट्रल विस्टा के नाम से जानते हैं, और जो अभी हाल ही में निर्माणाधीन है, उसका कार्य चल रहा है। देखिए, हम यहाँ देखते हैं कि आपका जो अशोक स्तंभ है, जो आपका अशोक स्तंभ है, जो आपका अशोक स्तंभ है, अशोक स्तंभ की पिक्चर देखते हैं। ये देखिए, ये देखिए अशोक स्तंभ की ये है पिक्चर। इस अशोक स्तंभ को, इस अशोक स्तंभ को क्या किया गया है? भारत के नए संसद भवन की वो छत के ऊपर लगाया गया है। अब इस अशोक स्तंभ में देखिए आपका कितने शेर हैं? 1 2 3 और एक इनके पीछे 4, जो एक दूसरे की पीठ से पीठ सटाकर बैठे हुए हैं। और ये इसके ऊपर जो एक है चक्र लगा हुआ है। क्या है? चक्र लगा हुआ है। ये हमारा अशोक स्तंभ या राष्ट्रीय प्रतीक चिन्ह है। चलिए दोस्तों, हम नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? नेक्स्ट हमारा जो क्वेश्चन है वो कह रहा है कि भारत के दूसरे सबसे लंबे केबल
आधारित पुल का उद्घाटन कहाँ किया गया? क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में दूसरा केबल सबसे बड़ा पुल कहाँ पर है? तो इसका ऑप्शन क्या होना चाहिए? आपके ऑप्शन दिए हुए हैं गोवा, क्या आपके ऑप्शन दिए हुए हैं? गोवा, महाराष्ट्र, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। आपके 4 ऑप्शन दिए हुए हैं, इसमें से आपका ऑप्शन सही है गोवा। कौन सा सही है आपका? गोवा आपका ऑप्शन सही है। तो भारत का जब ये दूसरा है तो पहला कौन सा है केबल पुल? तो भारत का पहला जो है भरूच में है। कहाँ पर है? भरूच में है, गुजरात के। कहाँ पर? गुजरात के। और ये बनाया कब गया था? ये बनाया गया था 2007 में। आपका भरूच में है गुजरात के, और ये 2007 में बनाया गया था। तो देखते हैं कि भाई जो आपका केबल पुल कैसे होता है। तो ये केबल पुल आप जो है देख सकते हैं, केबल पुल जो है आप देख सकते हैं कि आपका केबल पुल जो है वो कहाँ पर है, किस प्रकार से दिखाई देता है। तो भारत का सबसे बड़ा गुजरात के भरूच में है और दूसरा गोवा में बनाया गया है, जो इस प्रकार से केबल पुल दिखाई देता है। देखिए कैसे है ये, इस प्रकार से देखिए दिखाई देता है। कैसे है? ये देखिए आपका केबल पुल है, और ये देखिए केबलें लगी हुई हैं। ये देखिए केबलें लगी हुई हैं, इसी को हम केबल पुल कहते हैं। और ये कहाँ पर है? दूसरा पहला गुजरात में, पहला गुजरात में और दूसरा कहाँ पर है आपका? गोवा में। ठीक है, इसे इसका नाम जो है जुआरी है। क्या नाम है इसका? जुआरी केबल ब्रिज है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, चलिए उसकी ओर चलते हैं दोस्तों। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि भारत में कुल जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या कितनी है? क्या है पे हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन कि जो भारत में जैव विविधता है, भारत की जो जैव विविधता है उनके कुल स्थलों की संख्या कितनी हो गई है? तो भारत में कुल जैव विविधता स्थलों की संख्या आपका ऑप्शन ए 34, आपका ऑप्शन बी 35, आपका ऑप्शन सी 36 और आपका ऑप्शन डी 37। तो इसमें से आपको बताना है कि आपका कौन सा आंसर सही है कि भारत में कुल जैव विविधता विरासत स्थलों की संख्या है वो है इसका आपका राइट आंसर। आपका जो सही आंसर है वो है 36। क्या है? 36। दोस्तों यहाँ समझने की जरूरत है कि जैव विविधता किसे कहते हैं। जैव विविधता स्थल क्या, जैव विविधता क्या है और जैव विविधता स्थल किसे कहते हैं, ये हमें दोस्तों समझने की जरूरत है। तो हम देखते हैं कि जैव विविधता का मतलब क्या होता है दोस्तों। तो जो जैव विविधता आपकी है इसका अर्थ जो होता है, जो इसका अर्थ होता है ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र, ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर विभिन्न प्रकार की क्या है, ऐसे प्राकृतिक क्षेत्र जहां पर विभिन्न प्रकार की वनस्पतियां पाई जाती हों, वनस्पतियां पाई जाती हों, और विभिन्न प्रकार के जो हैं, विभिन्न प्रकार के आपके जीव जंतु पाए जाते हो। क्या हो? यहाँ जीव जंतु हो। तो ऐसे क्षेत्र जो होते हैं उनको हम जैव विविधता क्षेत्र कहते हैं। लेकिन इनकी जो विरासत सूची में है आते हैं जो, इसको आपने सुना होगा कि यूनेस्को जो एक संस्था का नाम सुना होगा। तो यूनेस्को संस्थाएं जो है जैव विविधता विरासत क्षेत्रों को घोषित करती हैं। ठीक है मित्रों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है मित्रों वो ये है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने द्वारा मिशन लाइफ, क्या प्रधानमंत्री मोदी जी द्वारा एक प्रोग्राम चलाया गया या योजना चलाई गई जिसका नाम उन्होंने दिया है, क्या दिया? वो नाम दिया मिशन लाइफ। यानी हमारा जो उद्देश्य है, मिशन क्या है, वो कैसा है? जीवन के लिए हो। किसके? पर्यावरण के लिए, पर्यावरण के लिए जीवन शैली। यानी इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि हमें अपने जीवन को इस प्रकार से जीना चाहिए कि जिससे पर्यावरण को हमारी गतिविधियों से कम
नुकसान हो। उदाहरण के तौर पर हमें प्लास्टिक का प्रयोग कम करना चाहिए, पानी को हमें बर्बाद करने या वेस्टेज करने से बचना चाहिए। इस प्रकार से कार्य करना चाहिए कि जो हमारे गतिविधियों से पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो, चाहे वो पेड़ को संरक्षण हो आदि चीजों को। तो हमको इस प्रकार से जीवन जीना चाहिए, कैसे कि पर्यावरण को कम से कम नुकसान हो। तो इस प्रकार के जो है मोदी जी ने एक प्रोग्राम चलाया जिसका नाम क्या रखा, जिसका नाम रखा मिशन लाइफ। मिशन लाइफ। तो ये कहां से शुरू किया गया, तो ये जो है आपके ऑप्शन पहला ये है कि बड़ोदरा गुजरात से, बी ऑप्शन आपका नागपुर महाराष्ट्र से, सी ऑप्शन आपका लखनऊ उत्तर प्रदेश से और डी ऑप्शन आपका भोपाल मध्य प्रदेश से। तो इसमें आपका जो आंसर सही है, कौन सा आपका आंसर इसमें सही होगा, वो है आपका आंसर बड़ोदरा गुजरात। ठीक है दोस्तों, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा अगला प्रश्न क्या कहता है, अगला प्रश्न क्या कहता है। इस सारे के सारे प्रश्न, सारे के सारे प्रश्न आपके सभी एग्जाम परीक्षाओं के लिए अति महत्वपूर्ण है और इनको ध्यान से देखना और ध्यान से पढ़ना है और इनको ध्यान रखना है। और इसी प्रकार से कर्तव्य वाइज स्टडी आपके लिए डेली जो है करंट अफेयर्स के प्रश्न लाती रहेगी, जिससे आपकी तैयारी बेहतर हो सके। चलिए नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं मित्रों। वो है आपका अगला प्रश्न जो आपका है वो कह रहा है कि भारत की सबसे बड़ी घरेलू सामग्री कौन सी, घरेलू सामग्री आवश्यकता आधारित सौर परियोजना कहाँ स्थापित की जा रही है। कैसी घरेलू सामग्री के लिए कौन सी परियोजना लगाई जा रही है आपकी, घरेलू सामग्री के लिए, यानी घर में यूज प्रयोग होने वाली वस्तुएं या सामग्री के लिए कौन सी परियोजना आपकी, कौन सी परियोजना, सोलर परियोजना कहां पर लगाई जा रही है। आपका ऑप्शन ए है जैसलमेर, बी ऑप्शन भरतपुर, सी ऑप्शन बीकानेर, डी ऑप्शन अलवर। इनमें से आपका कौन सा ऑप्शन सही है, इसमें आपका ऑप्शन सही है जैसलमेर। ये कहाँ लगाई जा रही है, राजस्थान के जैसलमेर में। कहाँ पे, राजस्थान के जैसलमेर में। ये लगभग 700 मेगावाट, 730 मेगावाट के लगभग, मेगावाट के लगभग सौर ऊर्जा का उत्पादन करेगी। ठीक है मित्रों, चलिए हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा जो है वो क्या कह रहा है। नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है ये आपका है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे कितने जिलों से होकर गुजरता है। ये कहाँ का है, पहले तो यहाँ ध्यान देने वाली बात है कि ये बुंदेलखंड एक्सप्रेस है, ये किस राज्य का है। तो मैं आपको यहाँ बता दूं कि ये है उत्तर प्रदेश का। कहाँ का है आपका, ये यूपी का है। ये कितने जिलों से होकर गुजरेगा, कितने जिलों से होकर गुजरेगा, ये लगभग, ये कितने जिलों से होकर गुजरेगा, आपका ए ऑप्शन 6, बी ऑप्शन 7, सी ऑप्शन 8, डी ऑप्शन 9। तो इसमें से आपका सही आंसर कौन सा होगा कि मध्य बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे कितने जिलों से गुजरता है। तो इसका सही ऑप्शन आपका होगा वो आपका 7, कितने से, 7 से। और इसका इसी से दूसरा अगर प्रश्न बनेगा तो किस प्रकार से बन सकता है कि बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे किस राज्य का है, तो आप बताएंगे उत्तर प्रदेश का है। अगर इसमें क्वेश्चन एक और गहराई से पूछे, ये पूछ सकता है, तो इसमें ये बन सकता है कि इसमें लगभग कौन कौन से जिले हैं। तो इसमें आपको मोटी मोटा जिले में बताऊं, इसमें आपका चित्रकूट आता है, कौन सा आता है, चित्रकूट, बांदा आता है आपका, बांदा आता है आपका, महोबा आता है आपका, इटावा आता है आपका, आदि जिले आते हैं। इनको 3-4 जिलों को याद रख लीजिए। चलिए हम लोग अपने, देखिए इसमें मैं आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे की थोड़ा सा दिखाऊं कि कहां से कहां तक है। तो देखिए मैं आपको दिखाने का प्रयास करता हूं एक पिक्चर के माध्यम से। जो एक पिक्चर ये है कि आपको बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे से थोड़ा समझ में आएगा कि लगभग कहां से कहां तक फैला हुआ है। ये देखिए, ये जो आपका बुंदेलखंड है, ये देखिए, ये जो बुंदेलखंड एक्सप्रेसवे है, ये देखिए आपका यहाँ इटावा है और यहाँ ये आपका चित्रकूट है। कौन सा है आपका,
चित्रकूट है। ठीक है मित्रों, आपका आपका ये है चित्रकूट से इटावा तक जाता है। ठीक है मित्रों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कह रहा है? तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री ने, किसने? केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री जी ने एमबीबीएस की पढ़ाई के लिए, किसके लिए? एमबीबीएस पढ़ाई के लिए, किसके लिए? हिंदी में पहली बार भारत में अगर कहीं एमबीबीएस की पढ़ाई जो है भारत में कहीं पहली बार होगी तो वो कहाँ से प्रारंभ की गई है? भारत में पहली बार हिंदी में एमबीबीएस की पढ़ाई अगर जो होनी है वो कहाँ से प्रारंभ की गई है? इसमें आपको इसका ऑप्शन आपको बताना है। तो ये आपका जो है ऑप्शन ए है इंदौर, बी ऑप्शन भोपाल, सी ऑप्शन ग्वालियर और डी ऑप्शन जबलपुर। तो इसमें जो आपका आंसर सही है वो कौन सा है? वो है आपका आंसर भोपाल। ये कब की गई थी? अक्टूबर अक्टूबर 2022 में। यहाँ से माननीय गृह मंत्री को, आपको सबको पता है कि अमित शाह जी हैं, उनने यहाँ से इसकी शुरुआत की थी। ठीक है दोस्तों, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है कि श्री रामानुजाचार्य की संत श्री रामानुजाचार्य जी की जो मूर्ति है कितनी है? 216 फीट है ऊंची प्रतिमा कहाँ स्थापित की गई? कहाँ कहाँ स्थापित की गई, हमारे ये बताना है। तो कहाँ स्थापित की गई है आपकी मूर्ति? आपके ऑप्शन है ए हैदराबाद, बी ऑप्शन मुंबई, सी ऑप्शन दिल्ली और डी ऑप्शन कोलकाता। तो कहाँ की गई आपकी? इसका सही ऑप्शन है हैदराबाद। इसे फरवरी 2005 में फरवरी 2022 में माननीय प्रधानमंत्री जी द्वारा इसका अनावरण किया गया था। और ये कहाँ पे स्थित है? ये हैदराबाद में है। अब संत जो है आपके रामानुजाचार्य जी की पिक्चर के माध्यम से अगर हम इनको समझें कि इनकी पिक्चर कैसी दिखती है और कैसी मूर्ति की स्थापना की गई है, इसे थोड़ा सा देखने का प्रयास करते हैं। क्योंकि अगर आप इससे थोड़ा समझेंगे तो जो है कभी भूलेंगे नहीं, आप भूलेंगे नहीं। ये देखिए, ये हमारे संत रवि रामानुजाचार्य जी हैं, जो लगभग 11वीं शताब्दी में इनने जो है हिंदू धर्म का प्रचार प्रसार किया हुआ है। तो इनकी मूर्ति कहाँ लगाई गई है? आप लगाई गई है हैदराबाद में। पिक्चर से क्या होता है मित्रों कि थोड़ा सा जो है इमेज दिमाग में बन जाती है, भूलने में थोड़ी जल्दी भूलता नहीं है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देख चलते हैं मित्रों। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन क्या कह रहा है? तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि रेलवे स्टेशनों के आधुनिकीकरण हेतु कौन सी नीति तैयार की गई? यानी भारत सरकार ने रेलवे स्टेशन जो थी उनका जो है आधुनिकीकरण कर रही है, मॉडर्न बना रही है। तो उसके लिए उन्होंने कौन सी किस नाम की एक नीति तैयार की गई है, यहाँ ये पूछा गया है। तो हम इस ऑप्शन आपका पहला दिया गया है कि अमृत भारत योजना, ऑप्शन बी चतुर्भुज योजना, ऑप्शन सी भारत माला योजना, या इसमें से डी ऑप्शन है आपका इसमें से कोई नहीं। तो इसमें से आपका आंसर कौन सा सही है? वो है ए अमृत भारत योजना। आपको पता है कि भारत माला परियोजना जो है आपकी सड़क से संबंधित है, यानी सड़कों को जो राष्ट्रीय राजमार्ग बनाए जा रहे हैं ये उससे संबंधित है। देखिए भारत की सबसे आधुनिक रेलवे स्टेशन कौन सी है? वो है हबीबगंज। और इसे भारत सरकार ने क्या किया है कि भारत सरकार ने हबीबगंज रेलवे स्टेशन को आधुनिक बनाने के लिए इसे जो है प्राइवेट सेक्टर को दे दिया है। और देखिए कितनी आधुनिक है,
कितनी आधुनिक हबीबगंज रेलवे स्टेशन को बनाया जा रहा है, और ये ऐसा बनने वाली भारत की पहली रेलवे स्टेशन है। चलिए मित्रों, हम अब नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है? हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो कह रहा है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो द्वारा कौन सी रिपोर्ट जारी की गई? यानी जो हमारा है राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो जो है, इन ये कौन सी रिपोर्ट जारी करते? तो यहाँ पहले समझने की जरूरत है कि राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो ये जो है वो किसके अधीन काम करता है? अधीन जो काम करता है ये करता है गृह मंत्रालय के। किसके अधीन होता है ये? केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। केंद्रीय गृह मंत्रालय के अधीन होता है। किसके? गृह मंत्रालय के। गृह मंत्रालय के ये अधीन होता है। और इसका कार्य क्या होता है? इसका जो कार्य होता है, इसका जो कार्य है वो होता है कि राष्ट्रीय जो है अपराधों का, राष्ट्रीय अपराधों का लेखा जोखा रखना पड़ता है। अपराधों का लेखा जोखा रखता है और अपराधियों की लिस्ट जारी करता है। ठीक है, तो यहाँ हमसे पूछा क्या गया है प्रश्न में कि कौन सी रिपोर्ट जारी करता है। हमको यहाँ रिपोर्ट पूछी गई है कि रिपोर्ट कौन सी जारी करता है। तो हम इसमें आपका है भारत में अपराध, ऑप्शन ए। ऑप्शन बी है भारत में भ्रष्टाचार। ऑप्शन सी ए और बी दोनों, या ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। सॉरी, माफ करना। इसमें आपका ऑप्शन ए सही है कि भारत में अपराध। कौन सा? भारत में अपराध। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन है नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है कि वर्ष 2021 में, वर्ष 2021 में अनुसूचित जनजातियों के खिलाफ सर्वाधिक अपराध दर्ज किए गए। यानी वर्ष 2021 में जो अनुसूचित जनजातियां होती हैं उनके खिलाफ जो आपराधिक मामले वो सबसे ज्यादा किस राज्य में आए? तो ये सबसे अधिक अपराध किस राज्य में आए हैं आपको ये बताना है। तो ऑप्शन आपका ये है मध्य प्रदेश, बी ऑप्शन राजस्थान, सी ऑप्शन उत्तर प्रदेश, डी ऑप्शन महाराष्ट्र। तो आपका इसका सही ऑप्शन है मध्य प्रदेश में। यानी सबसे अनुसूचित जनजातियों से सबसे अधिक अपराधों के मामले कहाँ दर्ज किए गए हैं? मध्य प्रदेश में। और यहाँ ध्यान रखने वाली बात है कि अनुसूचित जनजाति जो है भारत में जो सबसे अधिक है वो भी मध्य प्रदेश में पाई जाती है। कहाँ पर पाई जाती है? सबसे अधिक इनकी जो जनसंख्या है वो मध्य प्रदेश में ही पाई जाती है। और सबसे अधिक आपराधिक मामले का तात्पर्य यहाँ ये है कि इनके खिलाफ जो है थानों में एफआईआर दर्ज हुई है। सबसे ज्यादा कहाँ? वो आपकी मध्य प्रदेश में। इसका ऑप्शन सही होगा। चलिए मित्रों, नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। वहां नेक्स्ट प्रश्न क्या कहता है? नेक्स्ट जो आपका प्रश्न है और हमारे आज का सेशन का लास्ट प्रश्न है वो क्या कह रहा है कि जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023, जैव ऊर्जा शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ आयोजन हुआ था? कौन सा जैव ऊर्जा का कहाँ आयोजित किया गया था? तो इसमें आपका ऑप्शन ए कर्नाटक, ऑप्शन बी दिल्ली, ऑप्शन सी प्रयागराज, ऑप्शन डी भोपाल। तो यहाँ पहले आंसर जानने से पहले जानिए कि जैविक ऊर्जा का मतलब क्या होता है। जैविक ऊर्जा का अर्थ क्या होता है, मतलब क्या होता है? तो जैविक ऊर्जा का मतलब होता है कि जो आपके अपशिष्ट होते हैं, क्या होते हैं? जो जैविक जैविक जो आपके अपशिष्ट होते हैं ना, जैविक अपशिष्ट जो होते हैं। अब जैविक अपशिष्ट का मतलब होता है इसमें जीव जंतु, वनस्पति आदि का, पेड़ पौधे के जो नष्ट हो जाते हैं और अपघटित होकर अपशिष्ट में बदल जाते हैं, उससे जो ऊर्जा बनाई जाती है। जो शहरों से भी क्या है, शहरों से जो गीला कचरा निकलता है, शहरों से कैसा जो गीला कचरा निकलता है उससे भी ऊर्जा बनाई जाती है। गीला कचरा से क्या बनाई जाती है? ऊर्जा। तो उसी को क्या कहते हैं? जैव ऊर्जा। इसका आयोजन कहाँ हुआ था आपका? वो हुआ था नई दिल्ली में। इसका ऑप्शन क्या सही है? नई दिल्ली में है। तो ठीक है मित्रों, आज का सेशन यहीं समाप्त करते हैं। कर्तव्य आईएएस स्टडी इसी प्रकार से प्रत्येक दिन और आपके लिए प्रत्येक 15 क्वेश्चन
लाएंगे जो आपके सभी एग्जामों के लिए अति महत्वपूर्ण होंगे। चाहे आप जिस भी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हो, आपकी सफलता के लिए हम पे जो संभव प्रयास होगा करंट अफेयर से हम लेकर आएंगे और सहयोग करने का प्रयास करेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम। साथ